शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। यानी टीचर है और 4-4 बच्चों का ग्रुप है, टीचर जहां जहां जरूरत पड़ रही है जिन बच्चों को, वो मूव करते रहते हैं एक से दूसरे ग्रुप में हेल्प करने के लिए, स्कैप फोल्डिंग के लिए। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, यानी जो टेक्स्ट बुक है या जो भी आपका मटेरियल है उस कंटेंट पे डिस्कशन होता है, संवाद होता है, जो भी टॉपिक मिला हुआ है बच्चों को, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अब देख रहे हो वाइगॉत्स्की यहां भी आ गए, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जो ZPD है बच्चे का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावना है कि विकास यहां तक हो सकता है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है, यानी इस दायरे में आप सीख रहे हैं। और परिणामतः पठन बोध में सुधार आता है, यानी बच्चे की जो कॉम्प्रिहेंशन है, पढ़ने का, पढ़ के समझने की जो क्षमता है, पठन बोध जिसको हम कह रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें सुधार आता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो ये व्याकरण अनुवाद तो है नहीं, कोई ट्रांसलेशन तो हो नहीं रहा। पारस्परिक शिक्षण, यस, पीयर ट्यूटरिंग है ये, पीयर ट्यूटरिंग है, क्योंकि टीचर और बच्चे मिलकर के एक्टिव हैं और भाषा सीख रहे हैं। इसमें PQCS याद है ना, प्रिडिक्टिंग, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग और समराइजिंग। ये कुछ दिन पहले ही पेडागोजी में कराया था, वाइगॉत्स्की वाला जो सेशन इससे पहले लिया था उसमें, कि रेसिप्रोकल टीचिंग भी आप इसको कह सकते हो, है ना, कि रेसिप्रोकल टीचिंग यहाँ हो रही है, सिर्फ पीयर नहीं है क्योंकि टीचर भी शामिल है, तो पारस्परिक का मतलब यहाँ रेसिप्रोकल टीचिंग से है। पीयर ट्यूटरिंग में सिर्फ बच्चे ही एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं, यहाँ टीचर भी इन्वॉल्व है, तो टीचर बच्चे दोनों एक्टिव हैं। रोल रिवर्सल है, कई बार बच्चा टीचर की जगह पे एक्सप्लेन कर रहा होगा, मतलब ग्रुप में अपने, तो वो टीचर बन गया उस समय पे, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो मतलब वो रोल रिवर्सल यहाँ हो जाता है। पारस्परिक शिक्षण मॉडल पठन होता है जब टीचर पढ़ के दिखाए कि आपको ये सही वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना या सही प्रोनाउंसिएशन से पहले टीचर ने पढ़ा, फिर बच्चों ने सुना, तो ये मॉडल रीडिंग है, फिर वो वैसे ही रीड करते हैं जैसे टीचर ने रीड किया। संरचनात्मक उपागम, ऐसा नहीं है कोई स्ट्रक्चर नहीं सिखाया जा रहा है ना, और यहाँ पे सिंपल टू द पॉइंट जवाब पारस्परिक शिक्षण है। जो कितने % लोगों ने दिया देखना जरा, ठीक है, 74% लोगों ने सही जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है, यानी रेमेडियल टीचिंग। देखना यहाँ पे निदानात्मक लिखा होता तो हम कहते डायग्नोस्टिक टीचिंग की बात हो रही है, रेमेडियल टीचिंग उपचार की बात हो रही है, रेमेडी देने की बात हो रही है, तो पहले हम मान के चल रहे हैं कि डायग्नोस किया होगा हमने, यानी पता लगाया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर हम देखें, पहला ऑप्शन है उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कि वो बच्चों के लिए है रेमेडियल टीचिंग जिनको लैंग्वेज के कुछ एस्पेक्ट्स पे ध्यान देने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। स्पेशल क्लास उन्हीं बच्चों की लगती है ना, ठीक है, सही है। फिर भी बाकी ऑप्शन चेक करेंगे हम। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 61% लोग। प्रणाम है आप लोगों को, देखिएगा, दंडवत प्रणाम। पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है, यानी उन अध्यापकों के लिए है, टीचर्स के लिए है ये नहीं, रेमेडियल टीचिंग टीचर्स के लिए नहीं हो रही, यहाँ पे क्लासरूम में यूज होती है बच्चों के लिए। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, सुधार लाने की जरूरत है। देखिए, रेमेडियल टीचिंग से जब भी हम तात्पर्य की बात कर रहे हैं तो फिर हम बात करते हैं बच्चे जिनको डिफिकल्टी आ रही है उनके लिए होती है रेमेडियल टीचिंग, टीचर्स के लिए रेमेडियल टीचिंग नहीं होती। अगर टीचर्स के लिए होगी तो वो अलग से आपको उस तरह से पूछेगा कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट में सेमिनार के लिए जा रहे हैं टीचर, अपने मेथड को इंप्रूव कर रहे हैं, वॉट एवर। रेमेडियल टीचिंग इस तरह से नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, जो कुछ टॉपिक्स आपने जैसे पढ़े उनको वैसे ही लागू करना है, वहां ओवर स्मार्ट नहीं बनना है ना। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में, आज तक जब भी हमने रेमेडियल टीचिंग पढ़ा, क्या हमने ये बात की कि टीचर अपनी कमियां देखेगा और उसकी भी रेमेडी साथ हो रही है, बच्चों की भी साथ हो रही है? ऐसा थोड़ी होगा। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं, नहीं, तो उन शिक्षार्थियों के लिए है रेमेडियल टीचिंग जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, ये हम DR का फॉर्मूला पढ़ते हैं, मतलब हमने शॉर्टकट बनाया हुआ है, कोई ऐसे किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे हमने बहुत सारे शॉर्टकट बनाए हुए हैं उसके अलावा भी। DR क्या है? डायग्नोस्टिक, यानी निदान करना, पता लगाना। तो एक ऐसा टेस्ट जो निदान करने के लिए, यानी पता लगाने के लिए कि डिफिकल्टी या गैप कहां है लर्निंग में। अब ये गैप्स को, कुछ गैप्स पता लगे, कुछ आयामों में कमी है, इन गैप्स को कैसे भरा जाएगा? रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण के बाद। तो पहले क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है, यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग या टेस्टिंग होती है जिसको हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। फिर रेमेडी दी जाती है, जहां बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लास होती है। गर्मियों की छुट्टियों में सरकारी स्कूलों में भी ऐसा नहीं कि गिफ्टेड बच्चों के लिए स्पेशल क्लास हो रही है, कि रेमेडियल नहीं कहेंगे उसको, फिर एक्स्ट्रा क्लास या कुछ और कहोगे आप, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, आपका त्रिभाषा सूत्र फिर से आ गया है, क्योंकि पूछ लिया जाता है, लेकिन इस बार पूछा अलग तरीके से सवाल। फटाफट से आप लोग बताएंगे। यार अजीब सी एलर्जी जैसा हो गया कुछ। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं
त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? अगर सही नहीं होता तो जवाब बदल जाता। जैसे पहले क्वेश्चन में या पता नहीं तीसरा चौथा क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों ने गड़बड़ की थी कि क्या सही नहीं है, तो क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा को त्रिभाषा में सूत्र में हम नहीं पढ़ते, ये सही नहीं है। मदर टंग पढ़ते हो, इंग्लिश या हिंदी में से कोई और दूसरी भाषा और कोई भी थर्ड लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, ये 3 भाषाएं पढ़ी जाती हैं त्रिभाषा सूत्र में, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1964 कोठारी आयोग के समय, 64-66 वाली पॉलिसी में। और यहाँ पे इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फ्लेक्सिबली यानी लचीले ढंग से यूज करने की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये आज तक हेल्पफुल ही है। फर्स्ट ऑप्शन 68% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। मातृभाषा यानी मदर टंग, यस, जिसको घर की भाषा भी कह सकते हैं, स्लैश सही है। क्षेत्रीय भाषा स्लैश सही है, प्रथम भाषा के रूप में सही है। बाकी देखते हैं। अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा, तो यार ये तो सिर्फ मातृभाषा की बात हो रही है, चलो सही है। अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा, स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, ना 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 मुन्ना ना, मदर टंग होगी पहली भाषा। प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी हिंदी और घर की भाषा, तो घर की भाषा तो ठीक है लेकिन अंग्रेजी हिंदी ठीक नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी ही सबके घर की भाषा होगी, ये कहना गलत हो जाएगा। तो बच्चे की मदर टंग अगर गुजराती है, मलयाली है, तमिल तेलुगु कुछ और है, पंजाबी है, तो उसमें आप शिक्षा दो। तो पहली भाषा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में 3 लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज वो होगी जो बच्चे की मदर टंग है। इसमें कोई रुकावट नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में से कुछ एक होगी, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी अगर हम देखें तो 70% लोग इस पे जवाब दे रहे हैं, जो कि सही लग रहा है मुझे इस बार। मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, नहीं, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हो ही नहीं सकती ना, फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग होगी, वो हर बच्चे की अलग हो सकती है। मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में, ये तो थोपने वाली बात हो गई, ठीक है ना, ये गलत है। तो ये इंपोज नहीं करता 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसी भी भाषा को, ठीक है ना। तो फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे की मदर टंग, उसकी रीजनल लैंग्वेज, उसकी नेटिव लैंग्वेज, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज यहां पे नहीं लिख सकते आप कि हिंदी ही होगी पहली भाषा, जो कि बाकी ऑप्शंस में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। बहुत अच्छा सवाल। आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज, जो डेफ एंड डम बच्चों के केस में हम यूज करते हैं। आपने न्यूज भी देखा होगा पहले, अगर आप डीडी न्यूज कभी आपने देखा हो, या अभी भी कई सारे चैनल्स पे आपको देखने को मिलता होगा। जब टीवी का जमाना था तो आपको ज्यादा याद आएगा कि एक नॉर्मल जो समाचार है जो भाषा में हो रहे हैं, कि पहले हिंदी में आएंगे न्यूज, जो है आपके समाचार 5 मिनट में खत्म हो जाते थे, अब तो दिन दिन भर न्यूज ही चलती रहती है ना। फिर इंग्लिश में होगी वो न्यूज, फिर एक न्यूज एंकर आएंगे जिनको साइन लैंग्वेज की पकड़ है, फिर वो साइन लैंग्वेज में वही न्यूज को कन्वे करेंगे। साइन लैंग्वेज में जेस्चर्स का यूज होता है, शब्दों का यूज नहीं होता, हाव भाव का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति है, या जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो संकेत भाषा को बढ़ावा देने की बात करती है। इंडियन साइन लैंग्वेज ISL, इंडियन साइन लैंग्वेज को इस्तेमाल में लाया जाए। अब इंडियन साइन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इसके अलावा भी साइन लैंग्वेज एग्जिस्ट करती होंगी। हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन साइन लैंग्वेज की बात हो रही है। तो जब अलग अलग भाषा में साइन लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं, मतलब उनका अपना एक अस्तित्व है, अलग अलग भाषाओं में साइन लैंग्वेज का या संकेत भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, तो उनका व्याकरण भी अलग अलग होगा। तो अगर कोई ये कह रहा है कि संकेत भाषा की कोई व्याकरण नहीं होती, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा, है ना। तो संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, नहीं, प्रॉपर व्याकरण होती है संकेत भाषा की। ऐसा नहीं है कि कोई व्याकरण नहीं होती। अगर व्याकरण नहीं होगी कैसे समझ में आएगा फिर सामने वाले को क्या रूल है, कैसे क्या कहा जा रहा है संकेत के माध्यम से, ठीक है ना। तो बहुत से प्रकार हैं, यस बिल्कुल सही बात है, और बहुत से प्रकार है, अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे हो सकती है, जिसमें हम इंडियन साइन लैंग्वेज पे जोर देने की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक भाषा, हाँ नेचुरल लैंग्वेज है ये भी, जैसे हमारी बाकी भाषा नेचुरल हम कहते हैं। भाषा में व्याकरण होती है, यस, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। हमसे क्या पूछा था, क्या सही नहीं है। समझ गए आप बात। कितने लोग दे रहे हैं सही जवाब? 58% लोगों ने फाइनली सही जवाब दिया है, पोल का जो कंक्लूजन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। तो आधे सवाल और हैं इसके बाद, वो आपको आसान लगेंगे अब, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा बिल्ड करना जरूरी था। मुझे उम्मीद कम थी कि आप इतने गलत जवाब आज देंगे, बट इट्स ओके। कक्षा 7 की अध्यापिका, यहां गलत कर लोगे तो पेपर में गलत नहीं होगा। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों यानी पेयर्स में 2-2 बच्चों का पेयर बना दिया, कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही हैं, जिसमें सभी जोड़ियों यानी पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती हैं, कि ये 10 सेंटेंस की एक स्टोरी है, 5 तुम बांट लो, 5 दूसरा बच्चा बांट लेगा। पेयर का मतलब ये, ग्रुप और पेयर में यही अंतर है कि पेयर में 2 लोग हैं, ग्रुप में 2 से अधिक लोग होंगे, ठीक है ना। तो पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, यानी जो फर्स्ट ग्रुप की इसकी पेयर की मेंबर है, जो बच्चा ए है, यानी रीना और राम का एक ग्रुप बन गया, तो रीना जो है पहला वाक्य पढ़ती हैं, और दूसरी जोड़ीदार यानी जो राम है या कोई भी हो सकता है, रोशनी हो सकती है, वो दूसरा उस वाक्य को लिखती हैं। यानी ग्रुप में एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, 10 सेंटेंस दिए गए हैं पेयर में, सॉरी ग्रुप में नहीं, ठीक।
एक सेंटेंस पढ़ा बच्चे ए ने और इसको लिखा, राइट किया बच्चे बी ने, ये दो ही लोग हैं पेयर में। तो एक है जो पढ़ता है, रीड करता है, दूसरा है जो उसी वाक्य को लिखता है। ठीक, अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। अब इस बार बी रीड करेगा और ए लिखेगा। ठीक है, इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। तो जो 10 सेंटेंस की पूरी स्टोरी थी, ऐसे पहले एक सेंटेंस एक व्यक्ति बोल रहा है, वो दूसरा लिख रहा है, फिर दूसरा सेंटेंस दूसरे ने बोला, पहले ने लिखा, तो ऐसे ही 10 सेंटेंस की पूरी कहानी पूरी होगी। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। यानी जो मूल कहानी थी, जो कहा गया था कहानी में, एक्चुअल में जो बेसिक स्टोरी थी जो टीचर ने दी थी, अब ये जो बोलने में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा या सबने जो जो कहानी लिखी, अब ये क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं उस मूल कहानी से। क्योंकि कुछ तो बोलने में भी इंसान कई बार करता है ना, शब्द इधर उधर हो सकते हैं। तो पारस्परिक लेखन इसको कहेंगे, वाक्य श्रुतलेख कहेंगे, पारस्परिक श्रवण कहेंगे या पारस्परिक श्रुतलेख कहेंगे। तो इसको पारस्परिक यानी रेसिप्रोकल डिक्टेशन है ये, कि एक बच्चा जो सुन करके एक दूसरे के साथ सुन के लिख रहे हैं, डिक्टेट करके डिक्टेशन के माध्यम से लिखा जा रहा है। दो लोग इन्वॉल्व हैं इसलिए पारस्परिक बोल रहे हैं, या दो से ज्यादा लोग भी इन्वॉल्व होते हैं आपस में, अगर सुन के लिखा जा रहा है या बोल करके लिखा जा रहा है तो ये पारस्परिक श्रुतलेख ही हो जाता। सिर्फ लेखन नहीं है ना, सुन के लिखना शामिल है इसमें, तो इसलिए पारस्परिक लेखन नहीं होगा, पारस्परिक श्रुतलेख होगा, यानी डिक्टेशन, इमला जो भी आप कहना चाहें, सुन के लिखना जिसको हम कहते हैं। व्याकरण शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें घोषणात्मक ज्ञान, यानी हमने बात की थी डिक्लेरेटिव नॉलेज की। अब हम बात कर रहे हैं प्रोसीजरल नॉलेज की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजर में हाउ, वाई, इन सब का जवाब मिलेगा। कोई चीज करते कैसे हैं, साइकिल चलाते कैसे हैं, तो चला के दिखा रहे हैं आप। डिक्लेरेटिव में आपको डेफिनेशन पता है किसी चीज की। ज्ञान ऐसे मिलेंगे आपको कई लोग जिनको ज्ञान बहुत है, अप्लाई उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो डिक्लेरेटिव नॉलेज तो उनके पास बहुत है, थियरी बहुत पता है उनको, प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ करके नहीं देखा, है ना। जैसे दुनिया के मैप में सारे उनको पता है कौन सी कंट्री कहां एग्जिस्ट करती है, तो डिक्लेरेटिव नॉलेज तो उनको है, लेकिन वो कभी गए नहीं है एक्चुअल में, उन्होंने वो करेंसी नहीं यूज करके देखी, बस पढ़ा है उस करेंसी को, तो वो प्रोसीजरल नॉलेज की कमी है, वहां डिक्लेरेटिव नॉलेज तो है। ठीक, तो व्याकरण शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। बिल्कुल, जैसे कैसे मिल जाए तो समझ गए आप, इसका मतलब आपको पिछली बार का क्वेश्चन समझ आ गया था। 68% लोग सही जवाब दे रहे हैं। हाउ टू डू समथिंग में प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर पता है, प्रक्रिया पता है आपको किसी चीज की, कि व्याकरण की अगर आपको सेकेंड फॉर्म कहीं यूज करनी है, मतलब आपको यह पता है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये बहुत लोगों ने पढ़ा होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम से ही क्यों ना हो, फिर ऑब्जेक्ट और ये सब यूज होगा। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट की, आपने जब टेंस को पढ़ा था तो टेंस पढ़ते समय आपके पास ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है। लेकिन ये जानते हुए कई लोग फिर भी क्या कहेंगे कि आई गो टू स्कूल, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, ये ईडी वाली गलती बहुत होती है कि वो सेकंड फॉर्म बनाने में जबरदस्ती ईडी लगा देते हैं हर जगह, जबकि सेकंड फॉर्म में ईडी ही नहीं लगता हमेशा, वेंट हो सकता है, कुछ और हो सकता है, या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, वो डिड के साथ भी सेकंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं, है ना। आई डिड नॉट न्यू कह देंगे, तो इसका मतलब हो सकता है कि उनको वो रूल वाइज पता हो, घोषणात्मक ज्ञान हो, डिक्लेरेटिव नॉलेज हो, बट प्रोसीजरल नॉलेज की कमी है कि डिड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड यूज नहीं कर सकते, वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है जब नॉर्मल, जहां नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो उस व्यक्ति को प्रोसीजरल नॉलेज कैसे की कमी है, समझ रहे हो ना। तो व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, तो ये तो डिक्लेरेटिव नॉलेज में आएगा, यानी घोषणात्मक ज्ञान में आएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान में नहीं आएगा। जैसे कैसे हो गया तो प्रक्रिया हो गई, वो प्रोसीजर हो गया। व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, अगेन ये घोषणात्मक ज्ञान है। भाषा और उसकी संस्कृति को जानना घोषणात्मक ज्ञान है। एक्चुअल यूज या उस संस्कृति को एक्सपीरियंस भी करना वो प्रोसीजरल है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 75% लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। मिडल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापिका या अध्यापक एक पाठ्य सामग्री या छोटी कहानी पठन के लिए देती है, पढ़ने के लिए। ठीक है, मिडिल स्टेज मतलब 6 to 8 की बात हो रही होगी कहीं, ये प्राइमरी भी लिख देता है तब भी लगभग जवाब सेम ही रहता है। और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण, तो टॉपिक बदल जाता अगर बस प्राइमरी वाला होता तो। सत्ता एवं न्याय यानी पावर, जस्टिस, इन सब की बात हो रही है कि दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचार पर चर्चा करो। बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पे बात हो रही है क्योंकि टॉपिक ही अपने आप में, और ये प्राइमरी क्लास में क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस उतना नहीं होता, तो ये क्वेश्चन प्राइमरी क्लास पे ऐसे नहीं बनता, कुछ और बना देते इसको। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है, यानी किसका विकास करने का कोशिश है कि क्या विकसित हो बच्चे में, कि एक कहानी दी गई है और बच्चों को चर्चा करने के लिए कहा गया है कि इसमें जो टॉपिक है, मान लो सोशल साइंस की कोई कहानी होगी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही है, व्हाटएवर, कि जो सत्ता है, पावर की बात हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है, इस पर चर्चा करो।
अब आप यहां पे क्या कह रहे हैं कि दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो कि इसका क्या मतलब होगा, क्या विचार इसमें कहे गए हैं। अगर आप इसको पावर की दृष्टि से देखें, जस्टिस की दृष्टि से देखें, तो क्या सही हुआ इस व्यक्ति के साथ जो इस कहानी में है, गलत हुआ, वॉटेवर। तो हर पहलू से बच्चे को सोचना पड़ेगा, समालोचनात्मक चिंतन लगेगा। समालोचनात्मक साक्षरता कौशल विकसित करने की बच्चे में कोशिश कर रही है कि क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स, कि जब वो कोई चीज पढ़े तो क्रिटिकली सोच पाए उस चीज को लेकर के, ये स्किल्स विकसित करने की कोशिश कर रही है टीचर। सिर्फ शिक्षण शास्त्र नहीं, ये शिक्षण शास्त्र थोड़ी है, ये तो एक कौशल विकसित क्या किया है। शिक्षण शास्त्र बच्चों में थोड़ी विकसित करोगे, तो समालोचनात्मक तक सही था, बट शिक्षण शास्त्र बच्चे में विकसित क्या करेगी, क्वेश्चन को पढ़ना है हमेशा। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, आपका जवाब गलत नहीं हो सकता आसानी से। शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है शिक्षण शास्त्र? शिक्षार्थियों में क्यों करेगी भाई विकास? बच्चों को थोड़ी पेडागोजी पढ़ानी है आगे जाकर के कि उनको शिक्षण शास्त्र, आप वो थोड़ी आपके प्यूपिल टीचर हैं, है ना। समालोचनात्मक भाषा विकास, सिर्फ भाषा विकास की बात नहीं हो रही है, यहां मुद्दों पे सोचने की बात हो रही है। लैंग्वेज इज नॉट इन द सेंटर ऑफ दिस, ठीक है ना, थिंकिंग प्रोसेस सेंटर में है। उच्च स्तरीय भाषा कौशल, जिसको गलत नहीं कह सकते, बट वो ऑलरेडी उच्च स्तरीय भाषा कौशल जो है वो यहां शामिल हो रहे हैं। और सिर्फ भाषा नहीं है, थिंकिंग स्किल्स पे फोकस ज्यादा है, तो यहां चिंतन कौशल होता तो ज्यादा बेहतर होता, फोर्थ ऑप्शन। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए करते हैं। यानी वो कौन सी लैंग्वेज है जब हम 1-to-1 इंटरेक्शन में लोगों के साथ डेली यूज में जिस लैंग्वेज को इंटरेक्ट करते समय यूज करते हैं, उस भाषा को क्या कहते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट एक क्वेश्चन आया था, पेपर में पूछा जाता है कि जब आप एकेडमिक्स में, यानी जब आप पढ़ाई लिखाई में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं किताब पढ़ने के लिए क्लासरूम में, तो वो कैल्प होती है जिसको कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहते हैं। लेकिन यहां सिंपल डेली यूज में कम्युनिकेशन में जो भाषा यूज हो रही है इसको बिक्स कहते हैं, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो बेसिक कम्युनिकेशन में आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, भाषा के आदान प्रदान में। संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता, यहाँ पे वो सब बात नहीं हुई है कि भाषा कौशल संप्रेषण कम्युनिकेशन में जो आप स्किल्स का आप यूज कर रहे हैं, आपको देखना होगा ये पूरी तरह से गलत नहीं है, कम्युनिकेशन तो यहां भी हो ही रहा है, लेकिन डेली यूज के कम्युनिकेशन को एग्जैक्टली क्या कहते हैं बाय डेफिनेशन, तो बिक्स कहते हैं। नहीं तो आप फंस जाएंगे, आपको थर्ड भी सही लगने लगेगा। फिर आपको देखना टू द पॉइंट पूछा क्या है स्पेसिफिकली। तो ये बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि बेसिक डेली यूज में आप जो लैंग्वेज को यूज करना सीख जाएं। बच्चा दुकानदार सामान लेने गया है, जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, आपस में बातचीत में जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो बिक्स है। जब पढ़ने के लिए किसी चीज का, साहित्य पढ़ने के लिए, क्लासरूम में पढ़ने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो वो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। ठीक है, इतनी बात। चलिए, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोगों ने सही जवाब दिया? 80%, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29, इसका मतलब आपके पिछले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अब आप गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, अब हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। नीचे दिया गया अधिगम कार्य, यानी एक लर्निंग वर्क है जो दिया गया है, शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है, यानी अलग अलग ग्रुप्स बांट दिए गए और एक लर्निंग कार्य दिया है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। शब्द संपदा यानी वोकैबुलरी के लर्निंग के लिए, वोकैब बिल्डिंग के लिए ये जो एक्टिविटी हो रही है इसको क्या कहेंगे? तो परिवार, संबंध, भावनाएं। परिवार में होते हैं संबंध, संबंधों में होती हैं भावनाएं। बात सही है कि नहीं? तो एक थीम है जिसके अराउंड अलग अलग शब्द बच्चे को सिखाए जा रहे हैं, तो वोकैबुलरी बिल्ड की जा रही है, एक तो कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, और एक थीम के अराउंड। अगर हॉस्पिटल लिखा होता, डॉक्टर, पेशेंट, ये सब लिखा होता तो वो दूसरे थीम के अराउंड हो जाता। तो अलग अलग टॉपिक्स पे जब आप मल्टीपल शब्द सिखा रहे हैं बच्चे को तो वो थीम आधारित हो जाता है। तो निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए कि बच्चों को कहा गया है कि ये जो परिवार, संबंध, भावनाएं, ये शब्द यूज हुए हैं, इनसे संबंधित और क्या शब्द हो सकते हैं? तो कोई बताएगा जी चाचा, चाची, दादा, दादी, प्रेम, ये वो, स्नेह। तो ये संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगा रहा है बच्चा, मतलब थीम आधारित शब्दावली, थीम बेस्ड वोकैबुलरी बिल्ड होने की बात हो रही है। सिर्फ वर्ड ग्रुप की नहीं, सिर्फ समूह शब्दावली की नहीं, शब्द जाल की नहीं, यहाँ पे बात थीम आधारित शब्दावली की हो रही है। थीम बेस्ड वोकैब, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ये क्या कहता है? कोजी खोड़े, जो आप अपनी थर्ड क्लास की ईवीएस में भी पढ़ते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में। तो अगर हम कोजी खोड़े की बात कर रहे हैं, या कोजी कोड कह देते हैं, कि एक विशेष, साउथ इंडिया में है, कोझिकोडे के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। इट्स लाइक कि जो हरियाणा में हिंदी बोली जा रही है और जो यूपी में हिंदी बोली जा रही है, और यूपी में भी जो वेस्टर्न यूपी में हिंदी बोली जा रही है और जो ईस्टर्न यूपी में हिंदी बोली जा रही है, उसमें अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, जो उरई में हिंदी बोली जा रही है और जो बुलंदशहर में हिंदी बोली जा रही है उसमें अंतर है। जो कानपुर में हिंदी बोली जा रही है और जो गाजियाबाद में हिंदी बोली जा रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें अंतर है। क्यों? क्योंकि है दोनों हिंदी भाषाएं,
लेकिन हिंदी भाषाओं में भी आप देखते हैं कि सेम भाषा में भी जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से एक्सेंट में, तरीके में बदलाव आ जाता है, जो कि आप लोग सही जवाब नहीं दे रहे हैं। देखते हैं, विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। यानी ये जो कोझिकोडे में बोली जा रही है मलयालम, सेम लैंग्वेज, मलयालम की ही बात हो रही है, वो जो दूसरों, जो इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। यानी कोझिकोड यानी सेम जगह में भी एक, हम कहते हैं ना कोस कोस पे वाणी बदले, कोस कोस पे पानी बदले, 3 कोस पे वाणी। तो हम देखते हैं इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की कि थोड़ी थोड़ी दूर पे भी भाषा बदल जाती है। एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे, उसमें भी भाषा बदल जाएगी, सेम ही भाषा, उसका रूप बदल जाएगा। तो अगर हम यहां देख रहे हैं तो विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। बोली मलयालम ही जा रही है, बस तरीका डिफरेंट है। तो इस मलयालम को क्या बोलेंगे? मलयालम की क्षेत्रीय भाषा, मलयालम की सामाजिक बोली, ये 2 भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। नहीं, भाषा तो एक ही है, 2 भिन्न भिन्न क्यों है? भाषाएं तो एक ही है, भाषा तो एक ही है, तो ये तो हट गया ऑप्शन। मलयालम के 2 प्रकार, 2 प्रकार कहना यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि कोई 2 ही प्रकार नहीं है। आपको बेहतर ऑप्शन अगर मिल सकता है तो आप उसके साथ जाएंगे। मलयालम की क्षेत्रीय बोली, देखिए मलयालम भाषा है ना, और भाषा ही बोली जा रही है दोनों जगह पे। ऐसा नहीं है कि कोई बोली जिसको हम कह देते हैं डायलेक्ट बोल देते हैं, वो उतनी लैंग्वेज जितनी प्रूवन नहीं होती और उसका क्षेत्र उतना वाइड नहीं होता, विस्तृत नहीं होता जितना भाषा का होता है। ठीक है, इतनी बात। तो यहां पे ये कहना तो गलत हो जाएगा कि मलयालम की क्षेत्रीय बोली हो गई। मलयालम की सामाजिक बोली, भाई जैसे ही सोसाइटी बदल रही है तो सेम लैंग्वेज को यूज करने का तरीका बदल जा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि सेकंड। तो इसको करेक्ट कर लेना। 65% लोगों ने बहुत ही इज्जत के साथ जो है गलत जवाब दिया है। आप सभी को कांग्रेचुलेशन मैं कहना चाहती हूँ इस बात पे, और थोड़ा सा जल भी ग्रहण कर लेती हूँ। तो ये मलयालम की सामाजिक बोली है, क्योंकि मलयालम के अंदर कोई चेंज, कोई बोली की बात नहीं हुई है। समझ रहे हो कि मास लेवल पे यूज हो रही है तो बोली है, वो सॉरी भाषा है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, और भाषा में वही है कि वो लिखित और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मलयालम की ही बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कोई और भाषा की तरफ आप चले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण यानी कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपको ग्रामर सिखाना है तो बेस्ट तरीका है कि आप कॉन्टेक्स्ट में सिखाएं, संदर्भ में सिखाएं। कि आपने कविता पढ़ाई और बताया इस कविता में जो राम, श्याम, सीता नाम आए हैं ये सब संज्ञा का उदाहरण है। ये है संदर्भ में व्याकरण सिखाना, कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर सिखाना। अलग से ग्रामर के रूल्स नहीं रट्टे लगवाए आपने, तो रूल्स रटवाने से बेहतर होता है संदर्भ में व्याकरण सिखाना कॉन्टेक्स्ट में, जो कि इंडक्टिव तरीके से सिखाई जाती है। और कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड में आप संदर्भ में व्याकरण सीखते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट लैंग्वेज को यूज करके तब आप ग्रामर अपने आप सीख ले रहे हैं उसमें, या संदर्भ में सीख ले रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में सीख ले रहे हैं। देखिएगा, फोर्थ ऑप्शन 65% लोग सही जवाब अब पकड़ गए आप लोग। पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना, मे बी पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। ना ना ना, ये संदर्भ में व्याकरण, ये तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, एंड में सिर्फ जो अभ्यास दिया है उसको पूरा कराना, ये संदर्भ में व्याकरण सिखाना नहीं है। जब आपको दिखा के ये विशेषता की बात आई है कि लोमड़ी चालाक होती है, और चालाकी क्या है? विशेषण है लोमड़ी का, तो आपने यहां विशेषण सिखा दिया कहानी के दौरान। देख रहे हो मुन्ना, देखो कैसे ग्रामर सिखाई जाती है। पाठ सब आपने एक्सपीरियंस किया होगा स्कूल में, बस भूल गए हो क्योंकि आपको रटने की चिंता है कि पेपर में नंबर आ जाए, किस तरह से समझने की चिंता नहीं है। ठीक है ना? तो जब मतलब जिन लोगों को है उनको बहुत अच्छी बात है, सबको नहीं कह रही हूं, बट आप समझ पा रहे होंगे आज के अपने पूरे सेशन में 30 क्वेश्चन करते समय कि आप बेसिक मिस कर रहे हो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, है ना? आपने बस वो कीवर्ड याद कर लिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पेडागोजी ये कह रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, ये बात बिल्कुल सही है। और आप लोग कितने परसेंट लोग? 68% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। मैंने बिना मतलब आपकी क्लास लगा दी, इसमें तो आपने सही जवाब ही दिया है, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है जी। तो अगर हम देखें यहां तो पाठ पढ़ाते समय, एंड में नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जब वो संदर्भ चल रहा है तभी बताया उस चीज को, बाद में बताना तो याद करवाने जैसा हो जाएगा। तो पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना, यानी कॉन्टेक्स्ट में उस प्रसंग में जो चीज यूज हुई है कि लोमड़ी की चर्चा हुई, लोमड़ी की चालाकी की चर्चा हुई, और बता दिया कि ये चालाकी जो है ये विशेषण है, और विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। तो प्रसंग में आपने उस संदर्भ में ही सिखा दिया ग्रामर को भी, क्योंकि विशेषण क्या अपने आप में व्याकरणिक ज्ञान है जो आपने कहानी में ही समझा दिया।
तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है, 68% लोगों ने। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है, यानी बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, किस चीज का बैकग्राउंड, आर्थिक व सामाजिक बैकग्राउंड, उससे आपको क्या करना है पता होना चाहिए, है भी तो, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है कि सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, दिस डज नॉट मैटर टू यू। सामाजिक मैटर उतने में करेगा अगर आपको हेल्प करने की है बच्चे की, उसके अलावा मैटर नहीं करेगा। नहीं तो अगर ऐसा ही होता तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन पाते, है ना। तो अगर सामाजिक आर्थिक स्थिति अधिगम को उतना प्रभावित कर रही होती कि सीख ही नहीं सकता बच्चा क्योंकि गरीब परिवार से आता है, तो वो गलत हो जाएगा। सामाजिक व व्यावसायिक यानी सोशल व आपका ऑक्यूपेशनल अगेन फिर सामाजिक व्यावसायिक, इस पे आप जा रहे हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। भाषिक व सांस्कृतिक, यस भाषा की क्लास है, बच्चे की भाषिक व सांस्कृतिक यानी लिंग्विस्टिक और कल्चरल नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि आप बच्चे की मातृभाषा का इस्तेमाल करके उसको हेल्प कर सकें, उसकी भाषा में चीजें समझाने के लिए, जिस सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से वो आता है वैसे उदाहरण देने के लिए उससे कनेक्ट कर पाए आप बच्चे से, ठीक है ना। सांस्कृतिक, अब मैं अगर आपको शक्तिमान का उदाहरण देती हूं तो मैं मान के चल रही हूं कि आपने बचपन में कभी ना कभी शक्तिमान देखा होगा, या डोरेमोन का एग्जाम्पल दे रही हूं तो आपकी वो कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, आपने शायद वो सिमिलर एक्सपीरियंसेस किए होंगे, जो डीडी न्यूज वाला एग्जाम्पल भी हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो वो उस तरह से पृष्ठभूमि जानना जरूरी है क्योंकि आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से या उसकी नॉलेज से कनेक्ट कर पाएंगे, उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझा पाएंगे। सांस्कृतिक व आर्थिक ये मैटर नहीं करेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर कि जो बच्चे की भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उसकी मदर टंग है, उन सब का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए ताकि आप कनेक्ट करके, चाहे आपको 4 शब्द सीखने पड़ जाएं बच्चे की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। 6th क्लास का बच्चा है, आप किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे सीखने सिखाने के लिए। भाषा सिखाने की बात, हिंदी भाषा की बात हो रही है, यहाँ इंग्लिश भी लिखी होती तब भी बात सेम ही थी। जिसमें बच्चों को बोलने के लिए अवसर मिले, उस भाषा उस पद्धति का, हाँ बात तो सही है, बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, खुद को अभिव्यक्ति का मौका मिल रहा है, फिर भी इससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो, ये मैटर नहीं करता, पढ़नी पड़े नहीं पढ़नी पड़े वो मैटर नहीं करता। जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हो, हाँ बच्चा यहाँ भी एक्टिव है। जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य, एक तो ये केवल वाले ऑप्शन ज्यादातर गलत ही होते हैं, है ना, क्योंकि वो एक्सट्रीम में ले जाते हैं और अति का भला कुछ भी नहीं होता। ये हमें अपने सामाजिक संदर्भ से हमने सीखा है, बचपन में सुना होगा आपने कि एक्सट्रीम इज बैड, ठीक। तो अगर हम देखें जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, बात तो सही है, छठी क्लास की टीचर है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, और जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करें, तो अब कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा। दोनों ही हम फंस चुके हैं, इसमें जो है अच्छी खासी कंफ्यूजन है। थर्ड ऑप्शन 82% लोग कह रहे हैं, जो कि सही है, क्योंकि अंतः क्रिया में बोलने का अवसर अपने आप ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन यानी बच्चे जब इंटरेक्ट करेंगे तो वो अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे, तो वो मौका तो उनको मिलेगा। इंटरेक्शन का मतलब क्या है, एक दूसरे को देख के ऐसे खड़े हो गए बुत की तरह, तो ये थोड़ी इंटरेक्शन है। अंतःक्रिया का मतलब है कि आप बातचीत कर रहे होंगे, घुल मिल रहे होंगे, आज तुम क्या लाए हो खाने में, हमारे घर पे ये कपड़े पहने जाते, 50 बातें कर रहे होंगे अलग अलग तरह की, तो बच्चों को बोलने का मौका अपने आप मिल जाएगा। तो इससे बेहतर ऑप्शन है थर्ड। फर्स्ट भी ठीक था, एक बार को लग रहा था कि हाँ ये ठीक हो सकता है, अवसर मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, गलत नहीं था, बट उससे बेहतर ऑप्शन था हमारे पास थर्ड, जहां बच्चा ज्यादा एक्टिव है फर्स्ट से। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, और 15 सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, आप पेपर में अच्छा करके आएंगे। ये वाला सेशन आप 2-3 बार रिपीट पे देख लेना अगर आपको लग रहा है कि आप फंस रहे हैं सवालों में। बाकी इसका PDF भी आपको हम कल शाम तक अवेलेबल करा देंगे विद मार्क्ड आंसर्स। ये 50 के 50, ये 50 क्वेश्चन मल्टीपल टाइम कर लोगे, अच्छे नंबर हो जाएंगे। हिंदी पेडागोजी में दिक्कत नहीं होगी अगर समझ के कर रहे हो, रट्टा लगा रहे हो तो कोई फिर उपाय नहीं है। देखिएगा, कक्षा 8 के अध्यापक सुभाष को कई बार दुख होता है, यानी टीचर हैं क्लास 8 के सुभाष, उनको दुख होता है कई बार कि भाषा आकलन ग्राम्यशील यानी रिसेप्टिव कौशलों को महत्व नहीं देता है। यानी जब आप लैंग्वेज को असेस करते हो, लैंग्वेज में टेस्ट ले रहे हो, आकलन कर रहे हो, तो रिसेप्टिव कौशल कौन से होते हैं? रिसेप्टिव कौशल एक होते हैं एक्टिव स्किल्स या प्रोडक्टिव स्किल्स, जिनको हम उत्पादनात्मक कौशल कहते हैं। भाषा के 4 कौशल हैं, सूबो पाली हिंदी में, LSRW इंग्लिश में, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये 4 मुख्य कौशल हैं। इन 4 कौशलों में 2 हैं रिसेप्टिव ग्राम्यात्मक और 2 हैं प्रोडक्टिव यानी उत्पादनात्मक कौशल। पूछा है कि रिसेप्टिव कौशल पे कई बार फोकस नहीं करते टीचर जब आकलन कर रहे होते हैं। अब आपसे पूछा है कि ग्राम्यशील कौशलों से मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, रिसेप्टिव कौशल यानी रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब क्या है, कौन सी होती है रिसेप्टिव स्किल। आप लोग अब जाके इसमें सही जवाब दे रहे हैं। पहले मेजॉरिटी लोग थर्ड ऑप्शन में लगे पड़े थे, अब 65% लोग सही जवाब दे रहे हैं, श्रवण और पठन। क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्यों दिया है, हिंट दिया है, स्कैफोल्डिंग दी है,
नहीं तो खुद से गलती कर रहे थे मेजॉरिटी। जो खुद से सही कर रहे थे वो अपने लिए ताली बजा लें। श्रवण और पठन यानी सुनना, लिसनिंग, लिसनिंग और रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। क्योंकि आप ग्रहण कर रहे हैं जब आप रीड कर रहे हैं, यानी आप इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और जब आप सुन रहे हैं तब भी आप इंफॉर्मेशन को रिसीव ही कर रहे हैं। तो व्हेन यू आर रीडिंग दिस क्वेश्चन, जब आप ये सवाल पढ़ रहे हैं तो आप रिसीव ही तो कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। और जब मैं बोल रही हूं मुझे सुन रहे हो आप लोग, जब सुन रहे हो यानी लिसनिंग हो रही है और रीडिंग हो रही है। लिसनिंग रीडिंग दोनों में ही आप रिसीव कर रहे हो, ग्रम्यात्मक कौशल है मेरे लिए। क्योंकि मैं ये अगर बात करूं तो मैं लिख भी रही हूं और बोल भी रही हूं, यानी लिखना और बोलना, राइटिंग और स्पीकिंग एक्टिव स्किल्स हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बोलना और पढ़ना ये तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। बोलना जो है एक्टिव स्किल हो जाएगी और पढ़ना रिसेप्टिव हो जाएगी या ग्रम्यात्मक हो जाएगी। तो कोई एक तो ये बचा नहीं। श्रवण और लेखन भी अलग अलग हो जाएंगे। बोलना और लेखन जो है ये एक्टिव स्किल्स हैं, ग्रम्यात्मक नहीं, उत्पादनात्मक कौशल है। अगर पूछ ले अगली बार, ये पूछ लिया जाता है, एक सवाल इन पे आ जाता है, उत्पादनात्मक कौशल है, ठीक है, बोलना और लिखना। क्योंकि आप एक्टिव हैं जब आप बोल रहे हैं, और जब लिख भी रहे हैं तब भी आप ही एक्टिव हैं। सुनने में और पढ़ने में आप उतने एक्टिव नहीं है, या आप कहें रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। इसको ऐसे देख सकते हो। फिर बढ़ेंगे आगे, क्योंकि एक क्वेश्चन एक ही तरीके से नहीं आ सकता, कई तरह से आ सकता है, तो आपकी फंडामेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए उस टॉपिक को लेके। ये LSRW, ठीक है, ये 4 स्किल्स हैं। सुबो, सुनना बोलना, पली पढ़ना और लिखना, LSRW। अब इसमें जो लिसनिंग और रीडिंग है, इनको हम कहते हैं ग्रम्यात्मक कौशल, ग्रम्यात्मक कौशल या फिर रिसेप्टिव कौशल। कई लोग इनको पैसिव स्किल्स भी कह देते हैं, क्योंकि आप पैसिव हैं, रिसीव कर रहे हैं। जब स्पीकिंग और राइटिंग को हम क्या कहते हैं, इन 2 कौशलों को हम कहते हैं ये धनात्मक, एक मिनट, उत्पादनात्मक और हिंदी लिखने की उतनी प्रैक्टिस रही नहीं है, प्रोडक्टिव स्किल्स यानी या एक्टिव स्किल्स भी कह देते हैं, है ना, उनको पैसिव कह देते हैं। तो स्पीकिंग और राइटिंग, जब आप कुछ लिख रहे हैं और आप बोल रहे हैं तो ये एक्टिव स्किल्स हो गए। जब आप रीड कर रहे हैं और सुन रहे हैं तो ये पैसिव स्किल्स हो गए। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? थोड़ा फास्ट चलो, फास्ट चल लेंगे, हमें क्या। तो ये एक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। शिक्षार्थी उस भाषा को समझते और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है, यानी एक सिस्टम से कार्य करती है। जो लैंग्वेज, उसको बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं क्योंकि सिस्टमैटिक ढंग से समझाई जा रही है, और व्यवहार में भी लाते हैं। फटाक से जवाब दो, मिक्स जवाब आप लोग दे रहे हो। इसमें युक्तिपरक दक्षता है ना, कोई टेक्निकल स्किल, टेक्निक की बात हो रही है, संप्रेषण की बात हो रही है, सर्वांगीय सिस्टमिक दक्षता की बात हो रही है कि आपको पता है कि पहले आप अ से अनार, अ से आम, ये वोकेबलरी अल्फ़ाबेट सिखाते हो, फिर आप जाकर के 2 लेटर्स को जोड़ करके कैसे एक शब्द बनेगा, मतलब 2 लेटर क्या, मतलब मल्टीपल लेटर्स को जोड़ के एक शब्द कैसे बनेगा, अक्षरों को जोड़ के, है ना, फिर वो 2 अक्षरों को जोड़ के सेंटेंस या क्लॉज कैसे बनाएंगे। तो ये सर्वांगी या सिस्टमिक दक्षता है लैंग्वेज को लेकर के। तो 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे